या एनर्जी लॉसेस को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है आपकी मेजर एनर्जी लॉस, और दूसरा है आपका माइनर एनर्जी लॉस। नाउ ये मेजर एनर्जी लॉस जो है स्पेशली इस बात पर डिज़ाइन, ये एनर्जी कैटेगरी जो की गई है वो इस बात पर बेसिकली कि ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो जो मेजर एनर्जी लॉस होता है ये बेसिकली जो है वो आपके फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो है, जो पाइप में फ्लो होगा तो इस पाइप के थ्रू आउट लेंथ पर जो फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है इसके पेरिफेरी पर, जहाँ पर फ्लूइड और पाइप की इनर सरफेस इंटरेक्ट कर रही है, वो जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उस फ्रिक्शन की वजह से जो भी हेड लॉस क्रिएट होगा वो आपका एनर्जी लॉस में होता है। इस एनर्जी लॉस को आपको क्वांटिफाई करने के दो पॉपुलर इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है आपका डार्बी वेबिज फार्मूला, डार्सी वेबिज फार्मूला। ये पर्टिकुलर फार्मूला आपने जब लैमिनार फ्लो पढ़ा था तब भी ये यूज़ हुआ था। दूसरा जो हमारा पॉपुलर फार्मूला है वो है चेजीज फार्मूला। सो चेजीज फार्मूला जो है आप हाइड्रोलिक डिज़ाइन में भी फिर से पढ़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर मेजर एनर्जी लॉस फ्रिक्शन पर है। नाउ दूसरे तरह के जो लॉसेस पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हैं वो पाइप फिटिंग से हो रहे हैं, या कभी सडन पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन में चेंज हो रहा है, पाइप के फ्लो की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। उस तरह के जो भी माइनर लॉसेस हैं वो इस तरह से कुछ कैटेगराइज किए गए हैं। तो पहला माइनर लॉस जो है वो है आपका सडन एक्सपेंशन ऑफ द पाइप, सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप। दूसरा है आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप। तीसरा आपका जो है वो है बेंड इन पाइप। चौथा आपका जो है वो है पाइप फिटिंग। और पांचवा जो है वो है आपका एनी ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ अब हम एक एक एनर्जी लॉस को क्वांटिफाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजर एनर्जी लॉस को क्वांटिफाई करना शुरू करेंगे। तो अगर हमें मेजर एनर्जी लॉस को क्वांटिफाई करना है, शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें डार्सी वेस्बैच इक्वेशन यूज़ करना चाहिए। तो डार्सी वेस्बैच इक्वेशन जो है वो हमारे हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन पाइप का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी भी इक्वेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि अप्लीकेबिलिटी कहाँ है। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल गिव अस एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स। तो अगर हमें ये इक्वेशन डिराइव करनी है तो हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप लिया हुआ है और वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल की है, और इसके दो सेक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर हमने जो है कंट्रोल वॉल्यूम लिया है, और इस कंट्रोल वॉल्यूम पे लग रहे सारे फोर्सेस जो है हम फिगर आउट करेंगे। और चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे हम सारे लग रहे फोर्स को इक्वेट करके फाइंड आउट करेंगे कि हेड लॉस कैसे हो रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो येलो कलर में दिया हुआ है ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। इस कंट्रोल वॉल्यूम पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है, सॉरी P1 लग रहा है। इस डायरेक्शन में प्रेशर P1 लग रहा है, और इस कंट्रोल वॉल्यूम पे इस डायरेक्शन में P2 प्रेशर लग रहा है। नाउ इस कंट्रोल वॉल्यूम में एक प्रेशर आपका और देख पा रहे होंगे, एक जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो अपोजिट दी फ्लो लग रहा है, ये जो F1 से आपको शो किया गया है। तो इस सेक्शन पे, सेक्शन 1 की अगर बात करें तो वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो V1 है,
और सेक्शन 2 पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस सेक्शन पे वेलोसिटी v2 है। क्योंकि हमें शुरुआत में पता नहीं है कि वेलोसिटी क्या है, तो हम v2 अज्यूम कर ले रहे हैं। नाउ इस पाइप का जो डायमीटर है वो हमने d कंसीडर किया हुआ है, और जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो हमने माना है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम शो करेंगे एफ डैश से। तो एफ डैश जो है वो आपका है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी है। सो दिस इज योर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। नाउ और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस फ्लो सेक्शन 1 से 2 तक जब वाटर फ्लो कर रहा है तो उस तक पहुंचने में जो हमारा हेड लॉस क्रिएट हो रहा है वो HL है। किसी किसी टेक्स्ट में इसी चीज़ को HF लिखा हुआ है, HL लिखा हुआ है, तो हम HF भी कंसीडर कर सकते हैं, HF भी कंसीडर कर सकते हैं, HL भी कंसीडर कर सकते हैं। L इज शोइंग द लॉस एंड F वर्ड इज शोइंग द लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। सो बेटर वी विल कंसीडर द HF वैल्यू और हियर। सो अगर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर अगर हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएं, तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 पे जो प्रेशर है वो है हमारा P1 प्रेशर, जो हमने अज्यूम किया हुआ है। प्रेशर इज P1 एंड P1 डिवाइडेड बाई रो जी। तो रो जो है वो आपकी फ्लूइड जो बह रहा है उसकी डेंसिटी है, जी आपका ग्रेविटी है, और वेलोसिटी हेड, तो ये आपका प्रेशर हो गया। दूसरा जो है आपका वेलोसिटी हेड, तो वेलोसिटी हेड होगा V1 स्क्वायर ओवर 2g प्लस हमने चूँकि जो लोकेशन ली है वो हम दो डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हैं जो एक ही हॉरिजेंटल लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पर अगर हम डेटम हेड की बात करें तो डेटम हेड पहले वाले सेक्शन पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये Z1 लोकेशन पर है, और दूसरे सेक्शन पे अगर हम बात करें तो सपोज हमने किया है कि उस पर प्रेशर है P2, सो प्रेशर हेड हो गया P2 ओवर रो जी प्लस वेलोसिटी इस सेक्शन पर है V2, सो V2 स्क्वायर ओवर 2g प्लस इसका हम डाटम जो अज्यूम कर रहे हैं वो हम लिख रहे हैं Z2। नाउ चूँकि पाइप में फ़्लो हो रहा है, और चूंकि पाइप में फ़्लो होगा तो हेड लॉस होना ही होना है, तो हेड लॉस होगा तो जो एनर्जी होगी सेकेंड लेवल पर वो डेफिनेटली एनर्जी एट फर्स्ट लेवल पर कम होगी। तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो जो हम ऐड कर रहे हैं वो है हमारा HF। इस HF को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों साइड जो है इसके बराबर है। नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा Z1 और Z2 जो है वो बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही लेवल पर हैं। तो Z1 Z2 जो है वो डाटम है, वो दोनों के दोनों बराबर हैं। दूसरी चीज़, इस सारे के सारे इक्वेशन में जैसे हम बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं उसी तरह से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जा सकती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका क्या मतलब, सेक्शन 1 पर क्या क्रॉस सेक्शन है और उस पर क्या वेलोसिटी है, इसी तरह सेक्शन 2 पर क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और उस पर क्या वेलोसिटी है। तो चूंकि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो बोथ सेक्शन पर एरिया कांस्टेंट है, तो A V1 इज इक्वल टू A V2। इसका मतलब कि V1 इज इक्वल टू V2। सो V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। इसका मतलब V1 स्क्वायर ओवर 2g एंड V2 स्क्वायर ओवर 2g ये भी वैल्यू बराबर है। तो दोनों साइड से ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट की जा सकती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को रिवाइज करके सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये इक्वेशन दिखेगी P1 ओवर रो जी माइनस P2 ओवर रो जी इज इक्वल टू HF। सो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया P1 माइनस P2 ओवर रो जी इज इक्वल टू H इंटू एफ। तो अगर आप देखें तो ये जो आपका हेड लॉस हो रहा है उसी की वजह से
प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब P1 माइनस P2 ये शो कर रहा है कि P2 इज़ लेस देन P1, बिकॉज हेड लॉस की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी पॉजिटिव आ रही है। किसी किसी जगह आप किसी किसी टेक्स्ट में इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा देख सकते हैं, P1 माइनस P2 ओवर रो जी की जगह गामा लिखा हुआ है, तो रो में जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिट वेट हो जाएगा आपके फ्लूइड मटेरियल का, एंड दैट इज HF। कहीं कहीं इसी इक्वेशन को डेल्टा P ओवर गामा इज इक्वल टू HFP लिखा मिल सकता है। नाउ तो जो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उसके अपोजिट क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली अगर हम दो पॉइंट के बीच में फ्लो की बात करें तो इस पर जो भी प्रेशर होगा वो इस प्रेशर से ज़्यादा होगा अगर आपकी फ्लो की डायरेक्शन ये है। तो विस्कोसिटी जो है वो आपका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अगेंस्ट द फ्लो, दैट्स वाई द प्रेशर ड्रॉप इज हैपनिंग। नाउ अब हमें क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये F1 क्या है। तो अगर आप F1 देख पा रहे हो तो ये आपकी पेरिफेरी पर लग रहा है। तो F1 जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो F1 कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि F1 इज इक्वल टू, एक फैक्टर हम मान रहे हैं F डैश, एंड चूँकि हमारा F डैश जो है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी है, दैट मीन्स सो F डैश मल्टीप्लाइड बाई pi dl. So pi dl is pi into d is the perimeter and then l is the length of the section. So ये जो वो लेंथ हमने अज्यूम की है वो लेंथ है हमारी l। तो दो जो क्रॉस सेक्शन है जो हमने अज्यूम किया है उसके बीच की जो दूरी है वो है आपकी l। सो pi dl एंड मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा एक तरह से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अलोंग दी पाइप। नाउ सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो डिफ़ाइन किया था अपना वो डिफ़ाइन किया था ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। सो हमने अगर हम इसकी बात करें तो ये पाई इंटू डी जो है वो हमारा पेरीमीटर है और एल जो है वो हमारी लेंथ ऑफ पाइप है। सो ये पाई इंटू डेल जो पाई इंटू डी इंटू एल जो है वो हमारा वेटेड एरिया हो गया, और चूँकि ये पर यूनिट वेलोसिटी था सो दैट्स वाई वेलोसिटी का स्क्वायर जो यहाँ पे अवेलेबल है। सो हम इसी इक्वेशन जो लिखी है हमने इसी F1 को हम फिर से लिख सकते हैं F डैश मल्टीप्लाइड बाई पाई डी एंड इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। सो पाई डी इज़ योर perimeter, weighted perimeter. So again we can write it as F1 is equal to F dash into P into L into V square. So ये हमारा frictional resistance along the pipe boundary for the flow इस particular equation से निकाला जा सकता है। नाउ अगर हम जो हमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया था उस कंट्रोल वॉल्यूम की बात करें तो इस कंट्रोल वॉल्यूम पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है इसकी चारों तरफ पेरीफेरी पर, वो तो एक F1 हो गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो हम दो से शो कर रहे हैं। ये एक्चुअली पूरा क्रॉस सेक्शन जो हमारा जो वेटेड पेरीमीटर है उसके सरफेस पे काम करेगा। तो ये दो नहीं है, ये शो करने का तरीका है कि ये उस पेरीमीटर के अलोंग जो है वो काम करेगा। और दूसरे जो फोर्सेस वो काम कर रहे थे वो एक P1 प्रेशर यहाँ काम कर रहा था और P2 प्रेशर यहाँ काम कर रहा था। तो हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन 1 और 2 जो है इस कंट्रोल वॉल्यूम पे अगर हम सारे फोर्सेस को कंसीडर करें और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं कि P1 और ये जिस एरिया पे काम कर रहा है वो है एरिया A। सो P1 इंटू A इज़ द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। Now minus P2 multiplied by A, and
अगेन सो योर F1 इज अपोजिट दी फ्लो, सो योर F1, और ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्वेशन बन के आएगी 0। नाउ अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में सिर्फ F1 की वैल्यू पुट कर देनी है। सो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल टू F डैश P L V स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। बट अभी हमने जो पिछली इक्वेशन फाइंड आउट की थी जिसमें हमने ये देखा था कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच एफ, जो हमने पुरानी इक्वेशन फाइंड आउट की है यहाँ पर, उसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ ले आएँ तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम फिर से कंबाइन करें, तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो सिर्फ और सिर्फ P1 बाई P2 को हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये ए यहाँ नहीं होगा। सो अगर हम P1 और P2 को इक्वेट करें तो हम इन दोनों राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो राइट साइड को अगर हम इक्वेट करते हुए लिखें, लेफ्ट साइड को इक्वेट करें तो राइट जो टर्म लिखे हुए हैं एक्सप्रेशंस के उनको लिखा जा सकता है रो जी एच एफ इज इक्वल टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। और अगर हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करें और सिर्फ इस इक्वेशन को एच एफ के टर्म में लिखें, सो दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी रिटन एज एफ डैश ओवर रो जी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। नाउ पी बाई ए जो है वो हमारा पी जो है वो है हमारा वेटेड पैरामीटर, जो फ्लूइड की वजह से पेरीमीटर हमारा वेट हो रहा है, सो वेटेड पेरीमीटर। और नाउ जो है वो ए जो है हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का। सो हमारा अगर पाइप का डायमीटर डी है, सो वेटेड पैरामीटर हो गया पाई इंटू डी, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ रही है 4 बाई डी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमारे पास P बाई ए है, इसको हम 4 बाई डी लिख सकते हैं। तो यही एच एफ की इक्वेशन कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगी, एफ डैश डिवाइडेड बाई रो जी मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई एल वी स्क्वायर। नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एफ डैश ओवर रो इज इक्वल टू एफ बाई 2 अगर हम अज्यूम कर लें तो यहाँ पे जो एफ निकल के आ रहा है, ये हमारा एफ जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और इसी टर्म को अगर हम वहाँ रिप्लेस करें तो ये हमारा एच एफ का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, 4f डिवाइडेड बाई 2g मल्टीप्लाइड बाई एल वी स्क्वायर ओवर डी। ये जो इक्वेशन हमने डिराइव करी है, इसी इक्वेशन का नाम है डार्सी-वेस्बेज इक्वेशन। दिस इज योर डार्सी-वेस्बेज इक्वेशन। नाउ एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो, अगर आज की आप मॉडर्न किताबें देखें तो यही जो इक्वेशन आपका एच एफ लिखा हुआ है वो कई किताबों में एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इंटू डी, इस फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और प्रॉपर वे में कर दें तो एफ मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर 2g and then L डिवाइडेड बाई डी। सो ये आपका वेलोसिटी हेड जैसा हो गया और ये हो गया L बाई डी। सो आज के कुछ आपको ऐसे टेक्स्ट मिल सकते हैं जहाँ पे डार्सी-वेस्बेज इक्वेशन ये लिखा होगा। नाउ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है
कि अगर दो इक्वेशन अवेलेबल हैं तो इन दोनों इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है और हमको कौन सा यूज़ करें कौन सा नहीं यूज़ करें। तो ये कई सारे बच्चों के लिए जो है वो कन्फ्यूज़न का पॉइंट हो सकता है। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है और जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो चूँकि अभी तक हमने जो है रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में डिस्कस किया और फ्रिक्शन फैक्टर कैसे निकालना है, इन सब बारे में बात हुई। तो अगर हम उस चीज़ को कंसीडर करते हुए बात करें तो आपका जो यहाँ पर जो आपका पहले केस पे जो आपका f लिखा हुआ है, ये f जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और यहाँ पर जो आपका f लिखा हुआ है ये आपका जो है ये एक तरह का फ्रिक्शन फैक्टर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर और ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ इन दोनों को यूज़ कैसे करना है, अगर हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हमारे इस केस में जो f की वैल्यू होगी वो जो है वो 16/RE होगी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो यही इक्वेशन में f की वैल्यू हमको जो यूज़ करनी पड़ेगी वो 64/RE होगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो 64/RE लिखा और फिर हमने जाके वहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 × 4 64 अपने आप हो गया। और यहाँ पर हमने अगर 64/RE यूज़ किया हुआ है तो हम सिंपली f जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों में सिर्फ और सिर्फ यही एक अंतर है। ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बात कर रहे हैं, एक जो वेलोसिटी हम बार बार लिख रहे हैं, इस v वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो जो v वेलोसिटी है ये आपका मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। सो ये है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइप। इसको हमको इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम टर्बुलेंट फ़्लो या किसी भी फ़्लो की बात करें तो अगर हम लैमिनार की बात करें तो हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा है। तो जब हम ये जान रहे हैं कि वेलोसिटीज़ अभी हर जगह अलग अलग है तो कौन सी वेलोसिटी हमको यूज़ करनी चाहिए, तो उस केस में हमको मीन वेलोसिटी यूज़ करनी चाहिए। सिमिलरली अगर हमारा टर्बुलेंट फ़्लो है तो टर्बुलेंट फ़्लो में वेलोसिटी एवरी सेक्शन पर और एवरी प्लेस पर चेंज हो रही है, तो भी उस केस में हमें एक मीन वेलोसिटी की ज़रूरत है। और जब हमें वो मीन वेलोसिटी मिल जाएगी तो उस मीन वेलोसिटी को हम इन सारे इक्वेशन में यूज़ करेंगे। नाउ दूसरा फार्मूला है हमारा चेजीज फार्मूला। तो बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन फॉर द चेजीज फार्मूला वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट why this particular formula is needed. So this particular formula is in order to assess the head loss due to the friction in पाइप फ्लो। सो जो भी हम इनसे हेड लॉस फाइंड आउट करेंगे वो सारा का सारा हेड लॉस मेजर लॉस में होगा, क्योंकि हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं ना कि हम किसी एक लोकेशन पे कॉन्ट्रैक्शन या सडन एक्सपेंशन इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी हमने जो इक्वेशन निकाला हुआ है जस्ट अभी, वो इक्वेशन है कुछ इस तरह का जिसमें HF = F'/ρg P/A × L × V²। ये इक्वेशन हमने अभी अभी पिछले डेरिवेशन में डार्सी-वैचविच इक्वेशन में दिखाया था, जहाँ पे जो है ये HF आपका हेड लॉस है, हेड लॉस द पाइप है, A जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप है, P आपका वेटेड पेरीमीटर है, L आपका जो है वो क्रॉस सेक्शनल लेंथ ऑफ द पाइप है जो आप कंसीडर कर रहे हैं, V आपकी मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है। सो जैसा कि हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि जो रेशियो है ये A/P। सो ये A/P जो है ये हमारा जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की ओर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के नाम से डिफाइन किया जाता है।
तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात करें, या इसको किसी किसी टेक्स्ट में हाइड्रोलिक रेडियस की भी बात से लिखा रहता है, हाइड्रोलिक रेडियस। सो अगर हमें फिगर आउट करना हो किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, सो हमें सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाई वेटेड पैरामीटर करना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को एक टर्म m से डिफाइन करें, तो m कैन बी रिटन एज a by p, and a by p is pi by 4 d square divided by p is your pi into d। सो ये बन के आ रहा है d by 4, और इस पर्टिकुलर a by p को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो a by p यहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह यहाँ p by a लिखा है, इसका मतलब ये हो गया 1 by m। तो उसी इक्वेशन को हम अगर फिर से रिवाइज करें तो hf कैन बी रिटन एज hf is equal to f dash over rho into g, and this will be 1 by m now multiplied by L multiplied by v square। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें और मीन वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो लिखा जा सकता है v स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ मल्टीप्लाइड बाई रो जी डिवाइडेड बाई एफ डैश इंटू एम इंटू 1 बाई एल। सो अगर इस इक्वेशन को फिर से हम लिखें कि व्हाट वुड बी द मीन वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट रो इंटू जी डिवाइडेड बाई एफ डैश मल्टीप्लाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एच एफ डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर हमें एक एक टर्म को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो पर्टिकुलर टर्म लिखा हुआ है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दैट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो अगर हम इस टर्म की बात करें और इस टर्म की बात करें, तो जो येलो में हाईलाइट किया है इस टर्म को हम एक साथ अलग से लिख सकते हैं, और अगर हम इसकी बात करें तो हम देख पाएंगे कि ये जो आपका एच एफ डिवाइडेड बाई एल है, ये आपका जो है आई है। आई जो है वो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप है। So this is the head loss per unit length of the pipe। इसी को कहीं कहीं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी लिखा होता है। नाउ सो इस एच एफ बाई एल को अगर हम आई से रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है v इज इक्वल टू अंडर रूट रो इंटू जी डिवाइडेड बाई एफ डैश मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एम इंटू आई। सो ये एक तरह का एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम c से रिप्लेस करते हैं, और यही c कांस्टेंट जो है वो चेजीज कांस्टेंट के नाम से फेमस है। So this is your Chezy's constant. So with this definition we can rewrite this equation v is equal to c under root m I, where your c is equal to under root rho into g divided by f dash। तो जो आपकी इक्वेशन है वो, अगर हमको किसी भी चैनल में किसी भी पाइप फ्लो में अगर हमको फिगर आउट करना है कि व्हाट विल बी द मीन वेलोसिटी, सो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं।